हेलो स्टूडेंट्स। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ऐसा कौन भारतीय है ये जो लौह पुरुष कहलाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल, इनके नाम से आप परिचित हों ना हों, लेकिन भारत के इतिहास में उनका नाम अमर है। तो आज हम जानेंगे भारत में लौह पुरुष के नाम से जाने जाने वाले स्वतंत्रता सेनानी वल्लभ भाई पटेल जी के बारे में। तो स्टूडेंट्स, मेरा चैनल है न्यू एज कोचिंग। मेरा नाम संतोष कुमार है और आज के दिन में मेरे हाथ में किताब है वसुंधरा नाम की किताब। ये क्लास 5 के बच्चों की हिंदी की किताब है। तो हम लोग इस चैप्टर की पढ़ाई शुरू करते हैं, जिसमें हम एक फ्रीडम फाइटर के बारे में जानेंगे जिनका नाम है वल्लभ भाई पटेल। ओके, तो जैसा कि मैंने कहा कि ऐसा कौन भारतीय है जो लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से परिचित ना हो। तो मेरे ख्याल से आप सबने भी ज़रूर सुना होगा कभी न कभी। आपको याद होगा ये जो स्टैचू ऑफ यूनिटी बनाई गई है गुजरात में, उसके बारे में थोड़ा सा अभी आगे बताऊंगा। तो हम लोग पहले जान लेते हैं वल्लभ भाई पटेल जी के बचपन के बारे में। इनका जन्म 31 अक्टूबर 1875 को गुजरात के नाडियाड में हुआ था। उनके पिता झबर भाई एक किसान थे। उनकी माता का नाम लाड़बाई था। विद्यार्थी जीवन से ही वल्लभ भाई पटेल बड़े स्वाभिमानी थे। स्वाभिमानी सब समझते हो ना? वे किसी गलत बात को मानने को तैयार नहीं होते थे। बचपन से ही वो बड़े हिम्मती थे, बहुत साहसी थे। उनके बचपन की एक घटना है और बड़ी मज़ेदार घटना है। उनकी आँख के पास एक छोटा सा फोड़ा हो गया। बहुत दवा दी गई लेकिन फोड़ा ठीक नहीं हुआ। किसी व्यक्ति ने सलाह दी, एडवाइस दिया कि भाई लोहे की सलाख खूब गर्म करके फोड़े में धंसा दी जाए तो फोड़ा फूट जाएगा। अब देखो, ये तो एडवाइस दी किसी ने, लेकिन थोड़ी खतरनाक सी एडवाइस है ना? क्योंकि ज़रा सा अगर इधर उधर हो गया तो फिर आँख को नुकसान पहुँचेगा। सलाख गर्म की गई। सलाख क्या होती है? लोहे की छड़, सरिया कहते हैं ना। हाँ, तो ये पतली सी छड़ रही होगी, लेकिन किसी में इतना साहस नहीं होता था कि गरम सलाख को फोड़े में धंसाए। भय ये था, डर ये था कि कहीं गरम सलाख आँख में न लग जाए, जिसके बारे में मैंने अभी अभी आपको वार्निंग दी। इस बात पर बालक वल्लभ ने कहा कि देखते क्या हो, सलाख ठंडा हो रहा है, और फिर उसने स्वयं ही सलाख को लेकर के फोड़े में धंसा दिया। तो इतने हिम्मती थे सरदार वल्लभ भाई पटेल अपने बचपन में। बालक के इस साहस को देख करके लोगों ने दांतों तले उंगली दबा ली। तो दांतों तले उंगली दबाना क्या होता है? ये एक मुहावरा है, और इस मुहावरे का मतलब होता है आश्चर्य करना कि अरे ऐसा कैसे हो गया। वहाँ उपस्थित लोगों ने कहा कि यह बालक आगे चल कर के बहुत साहसी होगा। तो यहाँ तक में हम लोगों ने वल्लभ भाई पटेल जी के बारे में कौन सा गुण सीखा है? कि वो बहुत साहसी थे, है ना? यह बात आगे चल कर के सत्य भी सिद्ध हुई। वल्लभ भाई जीवन भर साहसी बने रहे। उन्होंने 22 वर्ष की उम्र में नाडियाड स्कूल से मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण की। तो बहुत सारे बच्चे जो CBSE बोर्ड में होंगे वो सोचते होंगे कि भाई ये मैट्रिक की परीक्षा क्या होती है। तो एक्चुअली में अलग अलग स्टेट्स में जो 10th का स्टेट बोर्ड होता है ना, 10th का एग्ज़ाम, उसी को मैट्रिक का एग्ज़ाम ही कहते हैं। मैंने भी बिहार बोर्ड से मैट्रिक किया हुआ है, 10th किया हुआ है। अच्छा, फिर आगे उन्होंने मुख्तारी परीक्षा उत्तीर्ण करके वो गोधरा में मुख्तारी करने लगे। तो कुछ बच्चों के मन में आएगा कि भाई ये मुख्तारी क्या होता है। तो मैं आपको इतना बताना चाहूँगा कि मुख्तारी का काम वकालत से संबंधित हो सकता है ना? वकीलों के काम से संबंधित, वकील के असिस्टेंट का काम, जो कोर्ट कचहरी में जाते हैं, ऐसा काम होगा। तो उसकी भी परीक्षा हुआ करती थी, है ना? और उस समय तो वकीलों को बैरिस्टर कहते थे। तो ये बैरिस्ट्री का एग्ज़ाम नहीं है, उससे जूनियर लेवल का काम था मुख्तारी का काम। तो उन्होंने मुख्तारी की परीक्षा उत्तीर्ण करके गोधरा में मुख्तारी का काम वो करने लगे। कुछ समय के बाद वल्लभ भाई पटेल वकालत पढ़ने के लिए विदेश चले गए।
है ना, लॉ की पढ़ाई करने के लिए वो फॉरेन चले गए। वहाँ रहते हुए उन्होंने बहुत ही सादा जीवन व्यतीत किया, सिंपल लाइफ। वे अपना सारा समय अध्ययन में, स्टडी में ही लगाते थे। वो जहाँ पर रहते थे वहाँ से लाइब्रेरी, पुस्तकालय बहुत दूर था। वे नित्य प्रति सवेरे उठ करके उस पुस्तकालय में जाते और शाम को पुस्तकालय के बंद होने पर ही वहाँ से उठते थे। तो पढ़ाई को लेकर के, स्टडीज़ को लेकर के इतना डिवोशन था उनका। उन्होंने अपने इसी अध्ययन के फलस्वरूप वे उस साल वकालत की परीक्षा में सर्वप्रथम रहे, टॉप किया उन्होंने, है ना, टॉप किया, ही वॉज ए टॉपर। इस पर उन्हें 50 पाउंड का पुरस्कार भी मिला। तो बच्चों के मन में आएगा कि भाई पाउंड क्या होता है, तो एक्चुअली में पाउंड जो है वो ब्रिटेन की मुद्रा है। कहाँ की मुद्रा है? ब्रिटेन की, इंग्लैंड की। जैसे इंडिया में हम लोग रुपी बोलते हैं, अमेरिका में डॉलर बोलते हैं, तो पाउंड कहाँ का है? ब्रिटेन का है। विदेश से लौट करके वे अहमदाबाद में वकालत करने लगे। थोड़े ही समय में वो बहुत प्रसिद्ध हो गए। इसी समय वो गांधी जी के संपर्क में आए। गांधी जी से प्रभावित होकर के उन्होंने वकालत का काम छोड़ दिया और पूरी तरह से तन मन धन से वो देश की सेवा में जुट गए। तो यहाँ पर उनकी लाइफ में एक ट्विस्ट आता है ना। उनका अच्छा खासा वकालत का काम चल रहा था, लेकिन गांधी जी की देशभक्ति की बातें सुनी, गांधी जी का उन्होंने देश के प्रति समर्पण देखा कि भाई ये आदमी देश के लिए इतना सारा कुछ कर रहा है। तो अच्छे लोगों के संपर्क में आने से अच्छा ही होता है। गांधी जी के संपर्क में आने से इनके अंदर में देशभक्ति की भावना जाग गई, तो ये देश की सेवा में जुट गए। सर्वप्रथम सबसे पहले वल्लभ भाई ने गोधरा में हुए प्रांतीय राजनीतिक सम्मेलन, पॉलिटिकल कॉन्फ्रेंस में गुजरात की बेगार प्रथा को समाप्त करने के लिए एक प्रस्ताव दिया, एक प्रपोजल दिया। बेगार, है ना, बेगार शब्द, बेगारी शब्द, इसको हम लोग समझेंगे। उनके प्रयास से गैर कानूनी बेगारी प्रथा बंद हो गई। उन्होंने नागपुर के झंडा सत्याग्रह का भी नेतृत्व किया। सत्याग्रह समझते हो ना? इस सत्याग्रह के कारण अंग्रेज सरकार को समझौते के लिए झुकना पड़ा और इस सत्याग्रह के बाद उनका नाम सारे भारत में फैल गया। कुछ समय के बाद अंग्रेज सरकार को एक बार फिर वल्लभ भाई पटेल का लोहा मानना पड़ा। तो ये जो शब्द है ना, लोहा मानना, है ना, ये भी एक मुहावरा है, लोहा मानना, है ना। उनकी प्रतिभा की वैल्यू को पहचानना, उनका असर समझना, उनका महत्व समझना। अंग्रेज सरकार ने गुजरात के बड़िसद नामक तालुके पर 2,40,000 से अधिक रुपए का कर लगा दिया। कर क्या होता है? तो कर होता है टैक्स, है ना। इतना टैक्स लगा दिया अंग्रेज़ों ने। ये तो गलत बात थी ना, और किसी को भी गुस्सा आ सकता है, किसी भी समझदार आदमी को, और जो देशभक्त होगा उसे तो और भी ज़्यादा गुस्सा आएगा। यहाँ राइट साइड की पिक्चर में आप उस समय की सिचुएशन का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन देख सकते हो कि ये अंग्रेज़ों के सैनिक हैं और ये जो कुर्ता धोती पहने हुए ये भारत के नागरिक हैं, और कैसे ये सैनिक, मेरा मतलब है सिपाही, उनके ऊपर में डंडे चला रहे हैं। तो इस ज्यादती, है ना, ज्यादती का मतलब है जबरदस्ती, जबरदस्ती। तो इस जाति के विरोध में, अगेंस्ट में, वल्लभ भाई ने लोगों को कर ना देने के लिए संगठित किया। उन्होंने लोगों को यूनाइटेड किया कि नहीं भाई, ये तो अंग्रेज सरकार की जाति है, ज़बरदस्ती है, हम लोग टैक्स नहीं देंगे। सरकार को मजबूर होकर के अपना ऑर्डर, अपना आदेश वापस लेना पड़ा। 1928 में बारदौली का प्रसिद्ध सत्याग्रह शुरू हुआ, है ना। अंग्रेज सरकार ने किसानों पर फिर से क्या किया होगा? कुछ न कुछ अत्याचार ही किया होगा, टैक्स लगाया होगा, ऐसा कुछ। अभी हम लोग देखते हैं अगले पेज में कि अंग्रेज़ों ने क्या किया। तो देखो, अंग्रेज़ों ने वही किया, लगान की दर बढ़ा दी। लगान फिल्म देखी है ना आप लोगों ने? लगान को आप ऐसे समझेंगे कि जैसे खेती की ज़मीन पर जो टैक्स लगाया जाता है, वो खेती की ज़मीन पर
टैक्स। ऐसा होता था कि हर साल लोगों को अपनी खेती की ज़मीन पर कुछ रकम, कुछ अमाउंट देना होता था अंग्रेज़ों को। इसी को हम लोग लगान कहेंगे। इस पर एक अच्छी खासी फिल्म भी बनाई गई है आमिर खान की। तो लगान की दर बढ़ा दी गई तो किसान वल्लभ भाई के पास गए। वल्लभ भाई ने कहा कि अगर आप जोखिम उठाने को तैयार हो, जोखिम का मतलब है रिस्क, ओके, रिस्क उठाने को तैयार हो तो मैं आपके लिए लड़ सकता हूँ। किसान तैयार हो गए। फिर उनके नेतृत्व में आंदोलन आरंभ हो गया। उन्होंने गांव वालों को इस तरीके से यूनाइटेड किया कि सरकार को लगान मिलना तो दूर, अंग्रेज अफसरों को गांव में भोजन, आवास और सवारी तक मिलना कठिन हो गया। मतलब गांव के लोगों ने ना अंग्रेज अफसरों को हेल्प करना, डर मानना बंद कर दिया, है ना। वो जब गांव में आते थे तो गांव के लोग कहते कि ठीक है, वो आए हैं तो अपना खुद ही रहने की व्यवस्था करें, खाने की व्यवस्था करें। सरकार ने इस आंदोलन को समाप्त करने के लिए बहुत अत्याचार किया। गरीब किसानों के घरों को ताले तुड़वा करके उनका सामान जब्त करके माल गुजारी वसूल करने की कोशिश की गई। माल गुजारी ये भी एक टैक्स है ना, ये ध्यान रखना। पर सरकारी खजाने में एक पैसा भी जमा नहीं हुए, क्योंकि सबके सब सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में यूनाइटेड थे। हजारों लोग जेल गए, उनकी गाय भैंस तक जब्त कर ली गई, पर उन्होंने सिर न झुकाया। सिर नहीं झुकाना ये भी एक मुहावरा है। क्या है? मुहावरा है। इसका मतलब है अंग्रेज़ों की बात यहाँ पर नहीं मानना या अगले आदमी की बात नहीं मानना, झुकना नहीं। वहाँ तक जब्त किए गए सामान को उठाने वाला कोई मजदूर भी नहीं मिलता था, और जब्त की गई जायदाद की नीलामी में बोली लगाने वाला कोई आदमी नहीं मिलता था। इतने यूनाइटेड थे गांव के लोग। तो महीनों तक यही हाल रहा। अंत में सरकार को झुकना पड़ा, है ना। अब सरकार के झुकने की बारी हो गई। और इतनी बड़ी सक्सेस के कारण, इतने बड़े सत्याग्रह को, आंदोलन को इतने अच्छे तरीके से लीड करने के कारण, इसी सफलता के कारण गांधी जी ने उन्हें सरदार का नाम दिया। क्या नाम दिया? सरदार। और तब से वो सरदार पटेल के नाम से देश भर में विख्यात हो गए। विख्यात होने का मतलब है पॉपुलर हो जाना, है ना। ही वॉज पॉपुलरली नोन एज सरदार। 1929 में लाहौर में पूर्ण स्वराज्य की मांग की गई। तो आपके मन में आएगा कि लाहौर कहाँ है? तो लाहौर पाकिस्तान में है आज के समय में। उस समय तो भारत पाकिस्तान एक ही थे। सरकार ने इसे नहीं माना, है ना। पूर्ण स्वराज्य, है ना। पूर्ण स्वराज्य का मतलब है फ्रीडम, फुल फ्रीडम, फुल फ्रीडम, पूरी आज़ादी। ये इसका नारा दिया गया कांग्रेस की तरफ से, गांधी जी की तरफ से, पटेल जी की तरफ से। तो गांधी जी ने नमक सत्याग्रह का नारा दिया, है ना। उन्होंने नमक आंदोलन भी किया। वो आपको पता होगा, नहीं पता है तो बताता हूँ कि अंग्रेज़ों ने ना नमक बनाने पर भी टैक्स लगा दिया था। नमक कैसे बनाते हैं इस पर एक अलग सी वीडियो मैं बाद में बनाऊँगा। एक्चुअली में समुद्र का जो पानी होता है वो बड़ा खारा होता है, साल्टी होता है। तो अगर आप समुद्र के आसपास में रहते हो तो समुद्र के पानी को अगर आपने किसी भगोने में, कटोरे में जमा कर लिया और धीरे धीरे उसका पानी अगर सूरज की गर्मी से वेपोराइज होकर के सूख जाता है तो उस बर्तन में नमक बचा हुआ रह जाएगा। तो गुजरात के आसपास में लोग समुद्र के किनारे मिट्टी के गड्ढों में नमक बनाया करते थे। तो ये जो नेचुरल चीज़ थी इस पर भी अंग्रेज़ों ने टैक्स लगा दिया था। 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने समुद्र के किनारे डांडी नाम के स्थान की यात्रा शुरू की। 6 अप्रैल को वो एक बड़े जत्थे के साथ वहाँ पहुँचे। जत्था का मतलब है ग्रुप, है ना। एक बड़ा सा ग्रुप जिसमें काफ़ी सारे लोग रहे होंगे, मोर देन 1000 कह लो। और वहाँ पहुँचे और समुद्र के पानी से नमक बना करके उन्होंने नमक कानून को तोड़ा। सरदार पटेल ने भी सत्याग्रह में भाग लिया। सरकार ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। किसकी सरकार? अंग्रेज़ों की सरकार। उन्हें
3 माह की कैद, है ना, प्रिजन में रखा गया, जेल में रखा गया, और 500 रुपये का जुर्माना, पेनल्टी भी लगाई गई। सरदार ने जुर्माना नहीं दिया, इसलिए उन्हें 3 सप्ताह जेल में ही काटने पड़े। ओहो, तो अंग्रेज़ों की सरकार ने ना उनका जेल में रहने का पीरियड एक्सटेंड कर दिया, चूँकि इन्होंने पेनल्टी भी जमा करने से मना कर दिया था। 1939 में दूसरा विश्व युद्ध आरंभ हो गया। अंग्रेज सरकार ने अपनी इच्छा से भारत को भी इस युद्ध में शामिल होने की घोषणा कर दी। इसका सर्वत्र, है ना, सर्वत्र मतलब हर जगह पे, पूरे देश भर में भारी विरोध हुआ। सरदार पटेल 17 नवंबर 1940 का व्यक्तिगत सत्याग्रह के दौरान गिरफ्तार हुए, लेकिन स्वास्थ्य खराब होने के कारण 9 महीने के बाद उन्हें छोड़ दिया गया। अगस्त 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो, है ना, ये आंदोलन चलाया गया था आज़ादी की लड़ाई के लिए। क्विट इंडिया, भारत के लोगों ने कहा कि अंग्रेज़ों तुम भारत छोड़ो और अपने देश जाओ। तो इस आंदोलन के कारण उन्हें फिर से गिरफ्तार कर लिया गया। 15 जून 1945 को सभी नेताओं के साथ उन्हें भी छोड़ दिया गया। फिर स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए अंग्रेज सरकार से वार्ताएं शुरू हुई और सरदार पटेल ने उसमें भाग लिया। वार्ता का मतलब यहाँ पर क्या है? मीटिंग्स, है ना, बड़ी खूब सारी मीटिंग्स हुई अंग्रेज़ों के साथ में। अब क्या हुआ? तो इसके बाद में हमारा देश आज़ाद हो गया। इसके कुछ महीने के बाद पहली सरकार बनी भारत के लोगों की अपनी सरकार, और उस सरकार में सरदार पटेल को कौन सी मिनिस्ट्री दी गई? होम मिनिस्ट्री, है ना, गृह मंत्रालय, गृह और सूचना प्रसारण विभाग के मंत्री बने, होम मिनिस्टर। आजकल के समय में हमारे देश के होम मिनिस्टर कौन हैं? अमित शाह, है ना। तो उस समय जब अपना देश आज़ाद हुआ था तो होम मिनिस्टर बनाए गए सरदार पटेल। इसके अलावा इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्ट डिपार्टमेंट के भी मिनिस्टर थे वो। बाद में भारतीय रियासतों का विभाग भी उन्होंने संभाल लिया, रियासत। अब ऐसा जब देश आज़ाद हुआ तो फिर भी देश में कई सारे छोटे छोटे स्टेट्स थे जिसके अलग अलग राजा थे, जो कह रहे थे कि नहीं, मेरा अपना अलग देश है, अलग राज्य है, मैं भारत में शामिल नहीं हूँ। तो ऐसा कैसे होगा? जब भारत के अंदर में सारे के सारे राज्य भारत बन गए, एक देश बन गया, तो उन छोटे छोटे राज्यों को भी तो हमारे देश में शामिल होना था, वो भी तो भारत के हिस्सा होते। फिर वे भारत के उप प्रधानमंत्री बनाए गए। कौन? सरदार पटेल। अब सरदार पटेल ने स्वयं को एक कुशल प्रशासक भी सिद्ध किया, एक बढ़िया एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर भी प्रूव किया। स्वतंत्रता के बाद देश के सामने में कई बड़ी समस्याएं आईं। सरदार पटेल ने बड़ी सूझबूझ से उन सभी पर काबू पाया। जिस कार्य के लिए उन्हें सदा याद किया जाएगा वह था देशी रियासतों का एकीकरण, है ना। अब जैसे कि देखो कि ये अगर भारत का नक्शा है ना, ये नक्शा है, मैं बनाने की कोशिश करता हूँ। तो ये भारत है, तो इसमें कहीं कहीं पर छोटी छोटी रियासतें थी, ऐसे ऐसे ऐसे, कश्मीर में भी। और ये सब कहते थे कि नहीं, मैं भारत में शामिल नहीं हूँ। तो इन सबको मनाने का, समझाने का ये बहुत बड़ा काम सरदार पटेल ने किया। तो जब अंग्रेज भारत छोड़ करके जाने लगे तो उन्होंने देशी रियासतों को ये आज़ादी दे दी कि वे चाहें तो आज़ाद रहें या चाहें तो भारत अथवा पाकिस्तान में मिल जाए। अंग्रेज सरकार का विचार था कि ये रियासतें भारत की स्वतंत्रता के लिए नासूर का काम करेंगी। अच्छा, इसका मतलब है कि अंग्रेज़ों ने ये एक चाल चली। नासूर क्या होता है? नासूर एक घाव होता है, एक ऐसा घाव जो जल्दी ठीक ना हो। तो ये चीज़ कर दिया था। और उन्होंने ऐसा क्यों किया था? ताकि भारत कभी मजबूत ना हो पाए। लेकिन सरदार पटेल ने इस समस्या को, इस बड़ी प्रॉब्लम को अपनी सूझबूझ से हल कर दिखाया। मैंने दिखाया था ना कि मैप में जो अलग अलग फ्री स्टेट्स थे, रियासत थे, जिसके छोटे मोटे नवाब या राजा थे, उन सबको मनाया, कन्विंस किया और उसको भारत में शामिल किया।
देखो लगभग 600 देसी रियासतों को, जो भारत से अलग होने की बात कर रहे थे, उन सबको भारतीय संघ का अभिन्न हिस्सा बना दिया। ऐसा हिस्सा जो कभी अलग नहीं हो सकता। इसलिए भी सरदार पटेल को भारत का लौह पुरुष कहा जाता है। ये भी एक बहुत बड़ा काम किया उन्होंने। सरदार पटेल का स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता था, फिर भी वे अंतिम समय तक कठिन परिश्रम करते रहे। 15 दिसंबर 1950 को हार्ट अटैक से मुंबई में उनका निधन हो गया। उनकी पावन स्मृति में, पुण्य स्मृति में, गुजरात में सरदार सरोवर बांध, वो जो डैम है ना, उसके निकट केवड़िया में विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा का निर्माण किया गया है। ये जो स्टैचू है, इसका नाम क्या है? स्टैचू ऑफ यूनिटी। यूनिटी का मतलब होता है एकता। तो कभी इस मूर्ति के बारे में भी मैं एक छोटा सा वीडियो बनाऊंगा, जिसका लिंक आगे चल करके डिस्क्रिप्शन में शेयर करूंगा। तो इसके साथ ही आपका ये चैप्टर यहाँ पर ख़त्म होता है। वीडियो क्लोज करने से पहले मैं एक बार आपको ज़रा सा शब्दार्थ दोहरा दूँ। परिचित होना, जानकार होना, स्वाभिमानी होना जिसका अपने ऊपर में गर्व हो, उत्तीर्ण होना, पास करना, एग्जामिनेशंस के बारे में होता है ना, व्यतीत करना मतलब बिताना, अध्ययन का मतलब पढ़ाई से है, स्टडी से है, लोहा मानने का मतलब है महत्व स्वीकार करना, ज्यादती अन्याय, मैंने कहा था ना, जोखिम का मतलब है डेंजर, रिस्क, जब्त करने का मतलब है कब्जे में करना, विख्यात होना, प्रसिद्ध होना, पॉपुलर होना, जत्था, मैंने बताया था ना कि ग्रुप, समूह, एकीकरण, यूनाइट करना, नासूर, वह घाव जो जल्दी नहीं भरता, अभिन्न, जो कभी अलग ना हो, पावन का मतलब है पवित्र, स्मृति, हम लोग मेमोरी के बारे में बोलते हैं, और प्रतिमा का अर्थ है मूर्ति, स्टैचू। तो स्टूडेंट, इसके साथ ही आपका ये चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है, जिसमें हम लोगों ने आज सरदार वल्लभ भाई पटेल की ज़िंदगी के बारे में कई सारी बातें सीखी, है ना। अब कभी मेरे पास में टाइम होगा तो मैं आपको इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर भी करवा दूंगा। तो जाने से पहले एक बार फिर से आपको याद दिलाता हूँ कि अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा हो तो मेरा जो चैनल है ना, न्यू एज कोचिंग, इसे ज़रूर सब्सक्राइब करो, इस पर कमेंट डालो, और मुझे कमेंट के ज़रिए ही तो पता चलेगा कि भाई ये चैप्टर जो मैंने पढ़ाया ये आपको समझ में आया कि नहीं, पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा कि नहीं, है ना। तो मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा, ठीक है। लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ में इसे शेयर भी करना। जल्दी मिलते हैं अगली स्टोरी, अगली चैप्टर को लेकर के। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैप्पी लर्निंग विथ न्यू एज कोचिंग।